moment with us to talk about महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स के बारे में और हर चीज़ के बारे में. I hope he will also talk about Maratha reservations. हेमंत कांबले साहब, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हेमंत कांबले साहब, the most articulate gentleman from the Maharashtra नवनिर्माण सेना, apart from Raj Thackeray himself, of course. हेमंत कांबले जी, नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार. जय भवानी, जय शिवाजी. क्या लग रहे हैं सर, आज तो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं. जय भवानी, जय शिवाजी. बहुत जबरदस्त लग रहे हैं सर, क्या बात है सर. लगता है फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं. वेरी मच. लगता है फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं. जबरदस्त, बिल्कुल. तो हेमंत कांबले जी, मराठा आरक्षण मिल गया क्या? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ, क्या आपको समझ में आया? नहीं, देखिए, शब्दों का खेला था, मतलब शब्दों का खेला था नहीं, शब्दों का खेला है. अब सब लोग खेला लगा रहे, तो गवर्नमेंट ने भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खेला लगा दिया. और जहां तक मैं समझता हूं कि मराठा आरक्षण दिए बिना उन्हें जिस तरह शब्द खेला किया है, तो अब तक ये बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई होगी. इसका कानून, मतलब जब ये आरक्षण मंजूर होगा या उसको कोर्ट में इसके ऊपर एक मंजूरी लगेगी, तब इसकी जो भी है खुशियां मनानी चाहिए. लेकिन ये फिलहाल तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में तकनीकी पूरी तरह जब तक ये होती नहीं है, इस पर एक मंजूरी होती नहीं, तब तक तो मेरे लिए मतलब इतना कुछ खास तो हुआ नहीं है. But have you read the ordinance or the draft ordinance? It has not been released yet. They say they will show the first draft to Mr. Jarange Patil. उसके बाद जाकर के when he agrees, then they will issue it properly. What is in it? I mean, I'm not sure. What really happened here? ये कागज जो उन्होंने दिया, अभी जो दिख रहा है, एकनाथ शिंदे जी ने कोई कागज दिया उनको. अब उस कागज में है क्या, कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि जरंगे पाटिल साहब भी पढ़ के नहीं सुना रहे उसको. नहीं, देखिए, उसका ड्राफ्ट तो मेरे पास पहुंच गया है. और जब तक ये, जहां तक मैं समझता हूं कि इस ड्राफ्ट की जो लैंग्वेज है, इस ड्राफ्ट की जो भाषा है, इस भाषा में ही कुछ डाउटफुल लग रहा है मुझे. तो इसके लिए हम एक टेक्निकल, इसका जब तक एडवाइस नहीं आता तो इस पर बात करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि अभी जरांगे पाटिल जी को जिस तरह से मुंबई तक लाया गया, क्योंकि जब तक वो मुंबई के बाहर थे, मुंबई के बाउंड्री के बाहर थे, तो बड़ी तादाद में लोग था, उनका सर्वाइवल पॉसिबल था. लेकिन एक बार मुंबई के एंट्री पॉइंट में अंदर, मतलब नवी मुंबई और मुंबई वैसे कोई फर्क नहीं है जी. लेकिन जिस तरह से यहां पर उनको यहां तक खींच लाना और फिर ये ड्राफ्ट को रिलीज करना, तो कहीं ना कहीं मुझे सरकार की भूमिका पर भी संदेह होता है. और ये आरक्षण का, या जिस तरह से ये पॉइंट दिए गए, ये कोर्ट में कितने मान्य हो जाएंगे या अमान्य हो जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन अब तक कि महाराष्ट्र में जो जिस तरह से हमारे देश में धर्म की राजनीति हो रही है और जाति की राजनीति, तो इसके लिए मुझे चिंता हो रही है कि आने वाले 20 से 30 सालों तक मैं समझता था कि अब ये जाति पाति का राजकारण, कास्ट सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आने वाले दिनों में और पनपेगा. और जिन बच्चों को अब तक पता नहीं था कि किसी की कास्ट क्या है, जात क्या है, धर्म क्या है, उन बच्चों को पता चल गया. हम हम बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और हमने बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया है धर्म, जाति और इस मार्ग पर. तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी एज वेल एज कि हम जो बोलते हैं कि अखंड भारत या सशक्त भारत, बलवान भारत, ये पॉसिबल नहीं है. हेमंत जी, आज कंफ्यूजन इसलिए है कि भुजबल साहब इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, छगन भुजबल साहब इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. छगन भुजबल साहब ने कहा की हे ओबीसी वर अन्याय आहेत या मराठाचा फसवणूक आहेत, ये एक प्रश्न चिन्ह है. बोले कि वो भी नहीं समझा और लोग भी क्या समझेंगे मुझे मालूम नहीं है. केसेस विड्रॉ होने वाले, भुजबल साहब बोले कैसे केस विड्रॉ करेंगे आप? ये जो घर जलाने वाले केस है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हिट करने वाले केसेस है, पुलिस ऑफिसर्स को मारने वाले केस है, उसमें ठीक है, फडणवीस साहब ने कहा वो कोर्ट से विड्रॉ हो जाएगा. नाउ एडवोकेट सदावर्ते कह रहे हैं कि ये जीआर नहीं है, नोटिस ऑफ नोटिफिकेशन है
और इस पे लोग सजेशंस इनवाइट करेंगे, तो व्हाट इज एग्जैक्ट, एक कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है। तो ये कैसे लोग अलग अलग चीज बोल रहे हैं, हाउ डू यू सी इट हेमंत जी? It will take another few days to clarify these all points because neither me or anybody, क्योंकि हमारे पास वो पूरी तरह ड्राफ्ट क्लियर नहीं है और इस पर अभी बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा कि भाई ऑब्जेक्शन हो गए, सजेशन हो गए, जो भी होगा इस पर डिस्कशन, कोई कोर्ट में जाएगा, जैसे गुनवर क्या वो सदावर थे वो जाएंगे और कोई जाएगा, या ओबीसी के जो नेता कहलाते भुजबल जी वो कहते कि हम कोर्ट में जाएंगे, या उनका विरोध है क्योंकि ओबीसी में अभी मराठा आरक्षण तो आपने डिक्लेयर नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने। तो अगर आपने मराठा आरक्षण डिक्लेयर नहीं किया और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऐसा इनका कोई डेफिनेशन नहीं है मराठा समाज, तो मराठा समाज को एग्जैक्टली आपने क्या सुविधा दी है और किस कैटेगरी में दी है, तो इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो ये सब बातें तो होने वाली ही है। इसके लिए अभी फिलहाल जो ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट है उसका पूरी तरह तकनीकी जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करते, उसको स्टडी नहीं करते, तब तक इस पे रिएक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। राज ठाकरे साहब ने कहा कि ही इज हैप्पी व्हाट हैज हैपेंड। बोले जो भी हो गया, जरंगे पाटिल जी, एकनाथ शिंदे जी मराठा एजिटेशन को वापस ले लिए, सब लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। राज ठाकरे साहब वाज वेरी हैप्पी, बट ही सेड इसका रिजल्ट कभी आएगा, मराठों को रिजर्वेशन कभी आएगा, वो आप लोग एकनाथ शिंदे जी को ही पूछ लेना, वही जवाब दे सकेंगे ना। क्या राज ठाकरे साहब उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछा है कि भाई आपके पास ड्राफ्ट तो आ गया है, लेकिन इस ड्राफ्ट का कानून कब बनेगा और इसका आरक्षण, मराठा आरक्षण की तो बात ही नहीं हुई ना यहाँ पर। तो पूरे ड्राफ्ट में देखिए कहीं पर मराठा आरक्षण की बात नहीं है। उन्होंने बड़ा ही जो सवाल पूछा है, बड़ा तकनीकी सवाल पूछा है और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मराठा आरक्षण कब मिलेगा ये आप एकनाथ शिंदे जी को पूछिए, क्योंकि बाकी दो डिप्यूटी सीएम है, ना तो फडणवीस जी इस पर बात कर रहे हैं अभी, ना तो अजित पवार जी बात कर रहे हैं। तो या तो इनको कॉन्फिडेंस नहीं, तो टेक्निक नहीं, तो इसका जो क्रेडिट लेने के लिए अजित पवार जी भी आगे आते हैं और फडणवीस जी आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कौन छोड़ता है आज की तारीख में? तो कहीं ना कहीं ये अगर रिवर्स होता है, अगर ये कोर्ट में अगर टिकता नहीं है, तो इसके परिणाम जो होंगे वो भुगतना पड़ेंगे एकनाथ शिंदे जी को। तो देखिए आगे, मैं इसके लिए कहता हूं ना कि इतने जल्दी इस पर कमेंट करना या इसका डिफाइन करना, इस ड्राफ्ट को डिफाइन करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। The Chief Secretary has signed it, if I'm not mistaken. Isn't that right? Sorry? I think the Chief Secretary has signed the draft, if I'm not mistaken. What has been released up till now. राजीव जी, आपको कोई पता है कि महाराष्ट्र जो दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, वहां पर ये ड्राफ्ट को पेश करना है आपको जी। इसको एक बार वहां पर मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उसको मंजूरी देंगे, फिर ये ड्राफ्ट का हम कायदे में कहीं ना कहीं कानून के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे जा सकता है। अब ये सब टेक्निकल बातें हैं। देखिए अब लोकसभा के इलेक्शन लगने वाले हैं, कभी भी डिक्लेयर होंगे। अभी इसके बावजूद फिर इलेक्शन लगने के बाद फिर विधानसभा का सत्र अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमारा जो विंटर सेशन हो गया है। अब जो होगा जो जून में होगा। तो देखिए ये सब जो बातें हैं, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह खेल दिए, इनका खेला ही खेल गए हैं। अब मराठाओं को समझना है और बाकी लोगों को समझना है कि भाई हम किस तरह से इसको, इस मुश्किल को या इस हालत को किस तरह से हैंडल करना है, वो इनकी बात है। और मुझे लगता है कि जब तक I really want to know from you because what the draft says is असाधारण क्रमांक जो भी है, मतलब I think 41 or 49 I think, प्राधिकृत प्रकाशन, और उसके बाद लिखा है अधिसूचना, but it doesn't say whether it's an ordinance or is it a notification or is it a GR? What is it? I think this is the only notification. This is not a GR. This is a notification. GR भी अगर होता है तो इसको आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी जी, क्योंकि ये कानून, ये देखिए इसके जो है ना लॉन्ग टर्म पे इसके जो भी परिणाम है लॉन्ग टर्म के है। तो ये पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट का नोटिफिकेशन या GR नहीं है। ये आपको इस लॉन्ग टर्म पे आपको इसके परिणाम आने वाले हैं। तो इसको आपको दोनों सदन में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, दोनों सदन में महाराष्ट्र के। फिर ये दोनों सदन में इसकी मंजूरी मिलने के बाद देखिए पॉलिटिकली तो इसको कोई विरोध नहीं करेगा, जहां तक मैं समझता हूं, जिसको पॉलिटिकली कोई अपोज नहीं करेगा।
कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोज नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जा सकते हैं जी। but the only thing is that in terms of the 50% ceiling which has been given by the Supreme Court, the draft per se is silent on that. Is this from that 50% which is already there, or will this be above and beyond the 50%? What? सर मैं बार बार यही कह रहा हूं ना कि मराठा आरक्षण की कई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इनके ये कौन सी कैटेगरी में, आपने ओबीसी कैटेगरी में मराठा आरक्षण अगर आपने डिक्लेयर किया है, अगर वो आपने उनको ओबीसी कैटेगरी, तो ये डेफिनेटली ये ओबीसी कैटेगरी के इसमें जाएगा जी, अकाउंट में जाएगा। लेकिन अब तक इसका डेफिनेशन पूरी तरह क्लियर नहीं, इसके लिए अब ये बात करना अभी इस हालत में तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमने जो लीगल इसके वो कहते हैं कि जब तक ये कोर्ट में नहीं टिकता तब तक इसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है, ये जो शब्द खेल जो किया गया है वो बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मराठा समाज के जो नेता है उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए, लीगल सेल उनका होगा उनको विचार करना चाहिए। और जहां तक गुणवंत तो सदावर्ती और ये आपके भुजबल जो कर रहे हैं विरोध, तो मुझे लगता है ये तो लंबी प्रोसेस होगी। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। Now we hear Pradeep ji, what I couldn't figure out is why would, and Hemant Kamble sahab, why would a very I think he is a wise man like Manoj Jharange Patil साहब बड़े अकल वाले दिखते हैं मुझे, and he's very astute in political terms. After all 2, 3, 10 करोड़ लोग अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब उसमें राजनीतिक अकल तो होगी भाई। Why would he agree to this, sir? हेमंत कामले, देखिए मैंने एक कहा ना कि मुझे जरंगे पाटिल जी की एक बात अच्छी लगी कि और वो अब तक जो मराठा समाज उनके पीछे जो खड़ा है, इसका कारण एक है कि अब तक जरंगे पाटिल जी की कोई कीमत नहीं हुई, उनकी कीमत मार्केट में कोई डिक्लेयर हुई। जो उन्होंने जब भी बात की है कि जब मैं बात करूंगा तो 4 लोगों के सामने बात करा, ना कि मैं आपके साथ कहीं आकर अकेले में बात करूंगा, इसके लिए समाज उनके पीछे है। और उनको ये एग्री करना पड़ा, क्योंकि कितने दिन तक आप सस्टेन करते हो। देखिए ये ऐसे आंदोलन बड़ी देर तक या बड़ी लंबे तक खींचने के दिन गए अभी, और जहां तक उन्होंने अंतरौली सरावटी गांव, उनके गांव से वो शुरू हो गए, पिछले 8-10 दिनों से उन्होंने ट्रेवल करते करते पूरे भाषा वो मुंबई की बाउंड्री तक पहुंचे थे। मुंबई की बाउंड्री में उनके, लेकिन जिस तरह से 26 तारीख को जो मराठा समाज के लोग महाराष्ट्र ये मुंबई में जब इकट्ठा हुए, तो अगर आप देख लीजिए, अगर उनके साथ जो क्राउड था जरंगे पाटिल जी के साथ, अगर वो मुंबई में आते तो मुंबई की जो लॉ एंड ऑर्डर या बाकी जो सिविल सर्विस है उनके ऊपर तो इफेक्ट होता ही, लेकिन ये लोग कहां सस्टेन हो पाते, ये लोग कितने टिक पाते, कितने दिन यहां पर मुंबई में रह पाते, बहुत सारी बातें हैं। तो शायद ये बड़े ही टेक्निकल तरीके से सरकार ने भी खेला है, और कहीं ना कहीं जरंगे पाटिल जी को एक्सेप्ट करने को मुझे ऐसा लगता है उनको कहीं ना कहीं मजबूर किया गया है। जी लग रहा है या उद्धव सेना का जो महाअधिवेशन था, एक अधिवेशन हो गया पार्टी की अधिवेशन नासिक में, तो दे हैव हाइलाइटेड वेरियस प्रॉब्लम्स, दिस इज वी नीड टू, जो शेतकरी का प्रॉब्लम है, शेतकरी आत्महत्या का प्रॉब्लम है, रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, इसमें बहुत इंटरेस्ट लेकर उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी एंड जो फ्यूचर है शिवसेना का, तो ये अधिवेशन जिस प्रकार से तैयारी, करप्शन, भ्रष्टाचार का भी आरोप उन्होंने कहा है उद्धव ठाकरे जी इन डिफरेंट वे, तो आप ये अधिवेशन कैसे देखते हैं? इज इट गोइंग टू स्ट्रेंथन द उद्धव सेना और हाउ इट्स गोइंग टू क्रिएट चेंज द पॉलिटिकल इक्वेशंस इन महाराष्ट्र? That अधिवेशन was integral part or internal event of their own party. तो मुझे उनका एजेंडा क्या था या उन्होंने कौन से रिजोल्यूशन वहां पर पास किए वो पता नहीं मुझे, बट इट इज वेरी फनी दैट मिस्टर आदित्य ठाकरे टॉकिंग अबाउट द करप्शन, what they did in the Mumbai Municipal Corporation and what about the corruption in their tenure when Corona was there. कोरोना के वक्त आपके यहाँ पर जितना करप्शन हुआ या 25-30 साल से आपने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपने जो करप्शन किया है उसकी श्वेत पत्रिका निकाली है, व्हाइट पेपर आप डिक्लेयर करिए। ये पिछले 25 सालों में जहां तक मैं समझता हूं, और मुझे याद है जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जब स्थापना हुई थी 2006 में,
उस साल का बजट था 12,300 करोड़ और इस साल 2024 का जो बजट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन 2023 का बजट है 52,000 करोड़, 52,000 करोड़। तो आप समझिए ना कि पिछले 17 सालों में आपका बजट कहा कितना बड़ा है, 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है इसमें। 12,300 करोड़ से आप 52,000 करोड़ तक पहुंचे इतने सालों में। मैं जो सवाल पूछता हूं कि भाई आप इस सिटी को, मुंबई सिटी को अगर इंटरनेशनल सिटी कहते हो, ये मुंबई ये जो है महाराजा पूरे भारत की ये आर्थिक राजधानी है, तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो यहां पर आते हैं, तो आप क्या बताओगे कि दिस इज द मुंबई वी हैव डन इट, कि हमने ये प्रोजेक्ट किए। आप जहां पर भी जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंडिया जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं पर जाओ, तो वहां की कोई स्पेशलिटी होती है ना, आप क्या दिखाओगे? ना आप ठीक से रास्ते दे पाए, ना आप कोई गार्बेज की व्यवस्था को ठीक कर पाए, ना आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किए। यहां पर जितने भी जो आपने नदियों की अवस्था देखी, या जिस तरह से यहाँ के स्लम्स में बढ़ोतरी हुई पिछले 25-30 सालों में, तो आपने क्या किया? आपकी जो इनकी जो आप क्या कहते हैं कि इनके अचीवमेंट्स क्या है, क्या बताएंगे? तो आप आरोप कर रहे हो, आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 20-25 साल तक साथ में थे, पिछले 6-7 सालों से आप अलग हो। जो करप्शन हुआ तो आप लोग साथ में थे, अब आप बाहर हो इसलिए आप उनको आरोप कर रहे हो। मैंने तो जो रास्ते का जो करप्शन वो तो मैंने बताया था आपको पिछली बार, बहुत बार मैं कह चुका हूं ये बात। किसी भी रास्ते बनाने का रोड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे करप्शन हो रहा है। आपका हेल्थ का बजट देखिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या है, आपका एजुकेशन का बजट देखिए, आपका रोड्स के बजट देखिए, आपके बाकी के जितने भी बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट उसके बजट देखिए। मेन तो क्या है ना कि कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है हेल्थ, सैनिटेशन। क्या है आज मुंबई की हालत क्या है? तो मुझे लगता नहीं है कि शिवसेना को ये हक कहीं पहुंचता है कि आप करप्शन की बातें करो। बाकी उनके अधिवेशन में आप इंडिया की तरफ से लड़ना है आपको एनडीए के खिलाफ, तो आपके तो एक पार्टनर छोड़ के जा रहे, कभी नीतीश कुमार जा रहे, कभी ममता बनर्जी जा रही, कभी अरविंद केजरीवाल जा रहे, कभी इंडिया के पार्टनर सिर्फ शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी रहने वाला ऐसा लगता है। तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे वो। अधिवेशन में क्या बात हुई, कौन से इसके बारे में मुझे सच में पता नहीं। लेकिन हेमंत कामरे साहब, यहाँ पर टू कम बैक टू द मराठा रिजर्वेशन, मनोज जरंगे पाटिल साहब की एक मेन डिमांड है कि केजी टू पीजी जितने भी मराठा बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन टोटली फ्री होगी, केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। सरकार ने तकरीबन वो मान लिया है। Do you think that's being fair to everybody? I think if there's a free education policy, it should apply to everybody. हेमंत कामरे साहब। राजीव सर, मुझे लगता है कि आपको एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी पूरे, मतलब आप वहां पर आपका धर्म और जात नहीं देखनी चाहिए, सबको फ्री होना चाहिए। करेक्ट। आप हमसे बहुत सारे टैक्स वसूलते हो और बहुत सारी कंट्रीज, आपको भी पता है कि वहां पर एजुकेशन हेल्थ ये दो फैसिलिटी फ्री में होती है जी। तो मैं तो कहता हूं कि मनोज जरंगे पाटिल जी और सभी जितने भी धर्म का, इस पर जो राजनीतिक ऐसे लोगों ने ये अपील करनी चाहिए लोगों से, सरकार से, कि भाई आपको एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी फ्री में ही दीजिए, इसलिए टैक्स वसूलते जाते कहां है। और जहां तक ये केजी टू पीजी की बात है, तो इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं तो वो सदन में ही बात करनी पड़ेगी ना। अब आप रास्ते पे से बात करोगे और वो वहां से कानून बन गए, ऐसे तो होता नहीं है। हेमंत जी, बार बार ना, जस्ट कमिंग टू आदित्य ठाकरे बैक, बिकॉज आपने आलोचना किया था धारावी प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी ने एक जस्ट सवाल लेकर विरोध कर दिया था। आपने विरोध किया था कि ये क्या कर रहे थे। आपसे पहले शर्मिला जी भी, ठाकरे जी भी इन पर आलोचना किया था कि अचानक आप मोर्चा कहां से लेके जा रहे हो। तो अब धारावी हो गया, अब महालक्ष्मी रेसकोर्स, वहां पर भी आपने तरह तरह के बातें किए थे कि आप जब थे तो आदित्य ठाकरे वहां पर भी बोले, आई विल नॉट अलाउ कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ महालक्ष्मी ओपन एरिया जितना भी है मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, आई विल फाइट फॉर इट। और अगर रेसकोर्स के कमेटी मेंबर्स भी कर रहे थे, मैं उनका भी विरोध करूंगा। तो ये धारावी हो गया, महालक्ष्मी हो गया, ही इज फाइटिंग टू सेव द ओपन स्पेसेस, ऐसा दिख रहा है। हाउ डू यू सी इट हेमंत जी?
No, no, he is trying to grab the space in publicity. ये पब्लिसिटी स्पेस लेने की उनकी जो कोशिश है, क्योंकि जब तक आप अपोज में बोलेंगे तो जाहिर की बात है कि आपको मीडिया अटेंशन मिलेगा। मैंने तो सवाल यही पूछा था ना कि भाई धारावी का आपने इतना बड़ा मोर्चा खोला, आंदोलन किया, उसका आगे क्या हुआ? उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ना उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आ रहा है शिवसेना की तरफ से। अब बात कर रहे हो आप महालक्ष्मी रेसकोर्स की, आप बात करिए, आपको आवाज उठाने का पूरा हक है, लेकिन इसका फॉलोअप या इसका आगे क्या होने वाला है? आप फार्मर्स की बात करते हो तो फार्मर्स के लिए आप क्या करते हो? क्योंकि आप ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम कभी भी सत्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी भी सत्ता में आई नहीं है। आप 2 बार सत्ता में आकर गए हो। कांग्रेस पिछले 70 सालों में से करीबन 50 से 55 साल तक सत्ता में रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस 1999 मतलब पिछले 23, 24, 25 सालों में से करीब करीब 10 साल, 15 साल तो वो सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी 10-15 साल से सत्ता में रही, और शिवसेना तो पार्टनर है ही उनका। तो ये सब पार्टियां है, महाराष्ट्र की जितनी भी प्रमुख पार्टियां ये सत्ता में आके गई है। तो इनसे हमारा यही सवाल रहेगा कि आपकी उपलब्धियां गिनाओ। आप आरोप कर रहे हो तो एक दूसरे के खिलाफ, कहीं ना कहीं आप साथ में थे, और अब तो ऐसे हो गया ना कि ये सभी पार्टियां एक साथ कभी ना कभी थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना हो, भारतीय शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी हो, या राष्ट्रवादी या शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी पार्टियां, तो ये मिली जुली सरकार जो है इनकी, तो ये एक दूसरे पर आरोप करते हैं और खेलते रहते हैं। इनके जो मूल मुद्दे, मैं बार बार कहता हूं कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इनके सबके ये खेल चलते हैं। इनको प्रमुख मुद्दे पर बात करने में बार बार कहता हूं कि सूखा पड़ने वाला है, अब जो है जनवरी खत्म होने आया है, अब तक हमारी पॉलिसी क्या है? हम दूसरे मुद्दे पर बात करें कि क्या है सरकार का प्लान, क्या है आगे जाके डॉट एरिया में या वहां पर सूखा पड़ा है, लोगों के जो खेती के नुकसान हो उसका क्या करने वाले हैं हम? बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या करने वाले हैं हम? महिला सुरक्षा की बात करते हैं, क्या करने वाले हम? इन बातों पर बात करिए। आपके अधिवेशन में आप क्या बात करते हो वो पता नहीं, आपका इंटरनल पार्टी इवेंट था वो, लेकिन मूल मुद्दे पर आप बात टालकर आप दूसरे मुद्दे पर बात करते हो, और कहीं ना कहीं फिर ये मिली जुली सरकार की सब मिले जुले लगते हैं। जी दुरुस्त बात, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। और जब भी शिवसेना से ये बात की जाती है, किसी से बात की जाती है कि भाई आप दोनों इकट्ठे ही थे ना, या बीजेपी से बात की जाती है, तो बीजेपी तो बोलती है भाई शिवसेना यूज्ड टू कंट्रोल द बीएमसी, वी जस्ट यूज्ड टू सपोर्ट देम। अरे भाई, बट यू वर सपोर्टिंग देम, यू वर देयर विद देम, व्हाई डोंट यू आंसर? तो आज की तारीख में कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है हेमंत कामले साहब। राजीव जी, मैं अलग एग्जांपल देके बात करूंगा जी। भाई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अगर बच्चे की करतूत कुछ अच्छी नहीं है तो कोई अगर मां पर ही ब्लेम करेगा या उसके पिताजी पर ब्लेम करेगा तो ये तो सही नहीं है। मां बाप ने मिलकर बच्चे पैदा किए तो इनकी जिम्मेदारी दोनों को आती है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ना तो इसको टाल सकती है, ना तो शिवसेना टाल सकती है, क्योंकि आप तो जब सत्ता में थे या सत्ता के लिए जिस तरह से आप भाषण करते थे, तभी तो आप राहुल गांधी के खिलाफ बोलते थे, उद्धव जी, तभी आप शरद पवार जी के खिलाफ बोलते थे। अब साथ में आ गए तो शरद पवार जी आपके लिए गॉड हो गए। तो ये जो ना अपॉर्चुनिस्ट लोगों की एक जो यहां पर जो संगठन है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी और कांग्रेस हो, दिस इज द कोलिशन ऑफ अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस। इनके जब हित की बात होती है, इनके मतलब की बात होती है, तो सब एक साथ मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और महाराष्ट्र की जनता को ये कब पता चलेगा पता नहीं। हेमंत जी, आप एनवायरनमेंट में बहुत काम किए, आप हैंड्स ऑन। राज ठाकरे साहब भी चाहते हैं कि एंटायर एनवायरनमेंट क्लियर हो, मुंबई महाराष्ट्र में एक अच्छा प्रदूषण। तो रिवर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए थे, मोदी जी आए थे तो 7 STP, 1 डिसैलिनेशन प्लांट, अलग अलग तरीके से कहा कि वी शुड कंट्रोल पोल्यूशन। तो ये 7 STP का स्टेटस आपको कुछ जानकारी है? डिसैलिनेशन प्लांट किस प्रकार से, कौन से स्टेज में, कब बनेगा, क्या? बिकॉज ये फडणवीस साहब तो रिवर क्रेजी थे कि रिवर को साफ करना, रिवर को हम एकदम साफ करना चाहते हैं, और कैंपेन भी उनके फैमिली से सब लोग एकदम इन्वॉल्व थे। शिंदे साहब भी इन्वॉल्व है, वो हम अक्सर देखते हैं वो पाइप लेके रोड पर पानी मारते रहते हैं अलॉन्ग विद द कमिश्नर्स। तो क्या ये ठीक है कि और भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दे शुड वर्क मोर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट? हेमंत जी।
प्रदीप जी, कैसे है ना कि मुझे और नदियों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, पोइसर रिवर के यहाँ पर जो सैनिटरी प्लान की जो यहाँ पर जो डिजाइन बन रहा है, उनके जो इंजीनियर्स है उनसे मैंने बात की है। उसका टेक्निकल डिटेल्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल सिट विद देम एंड डिस्कस इन डिटेल्स। और मेरे कुछ सजेशन है तो मैं भी दूंगा उनको, क्योंकि हमने इसके जो पोइसर रिवर का जो एक प्रोग्राम बनाया था या डिजाइन बनाया था कि किस तरह से इसको क्लीन किया जाए, वो डिजाइन हमने उनको तभी प्रेजेंट भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आज पोइसर नदी जो है वो शुरुआत होती है आपके नेशनल पार्क से और जो मिलती है मलाड वेस्ट में, तो करीबन 16 किलोमीटर का रास्ता उसको तय करना है। और जितनी भी नदियां सब नेशनल पार्क से रहते हैं, फिर पोइसर हो, दहिसर हो, मीठी हो, ओसियोरा हो, लेकिन ये बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम जाएगा। तो अभी फिलहाल तो इसके ऊपर मैं कोई टेक्निकल बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बात हो रही है, मेरी एक मीटिंग तो उनके साथ हो गई है, एंड आई एम डेफिनेटली टेकिंग फॉलो अप फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा इस शहर पे बहुत एहसान है एंड आई लव दिस सिटी। सो बीइंग अ पॉलिटिशियन, ये आप बाजू में रखिए कि मैं एज अ पॉलिटिशियन, बट इस शहर का एक नागरिक, सिटीजन, अलर्ट सिटीजन, क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट से बात करता हूं उनसे, मैं खुद जाके मिलता हूं। तो ये प्रोजेक्ट चल रहे, मतलब मैं पोइसर रिवर की तो मुझे पता है, बाकी की मैं इंफॉर्मेशन लेता हूं। अभी फिलहाल बाकी की पता नहीं मुझे, लेकिन मैं पोइसर रिवर के मैं बात करता हूं, वो हो रहा है। Put up one STP plant है, I think it started working on the Dahisar river, जो संजय गांधी नेशनल पार्क के बाहर जाकर के, वो जहाँ पे पहले वो तबेला हुआ करता था उसके पास में, आई थिंक one STP plant has been put over there, because I remember we made a program on it, the river march people were involved, वो याद है मुझे। अभी how effective it is I don't know, क्योंकि वहाँ पे तबेला है। I don't think the STP plant over there will have the capacity to clear that. The normal refuse in the river which comes in, I think the STP will be able to clean that up, treat that. लेकिन जो तबेले से बाहर जो कचरा आता है वहाँ पे, वो थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। In any event, as you said, when we have more information, we'll talk about it. तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि आज जो कल और आज के बीच में जो पूरी मतलब रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है, आरक्षण की जो प्रक्रिया है, वो पूरी हो गई। मुझे लगता है कि जरंगे पाटिल साहब को राज ठाकरे साहब के शब्द जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से याद करने चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि भाई केयरफुल रहिए, ये पॉलिटिशियंस हैं, आपको कहीं अपने पॉलिटिक्स के लिए ये इस्तेमाल ना कर लें। तो जो अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, जब आपने कहा कि आपको उसका ड्राफ्ट मिल गया, देन वी सर्च फॉर इट, वी फाउंड इट इज देयर। तो लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ दैट ड्राफ्ट, I think Mr. Jarange Patil should be very careful. Hemant Kamble sir. जी, उनके पास भी बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट टीम है जी, तो वो भी इस पर बात करेंगे। देखिए, लेकिन एक आंदोलन की एक बात कहता हूं मैं कि आंदोलन जो होता है उसकी एक जो इंटेंसिटी होती है ना, तो एक पर्टिकुलर डेज के लिए आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, करेक्ट, या उसको खींच सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए एक आंदोलन कितने दिन तक चलेगा? आप कहीं एक जगह पर, जब से अन्ना जी का जो आंदोलन एक जगह पर होता था और इनका ये मार्च चला था, ये मार्च कहीं ना कहीं जाके रुकने वाला था और सरकार इसके लिए वेट करती रही। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि इस ड्राफ्ट की जो टेक्निकल पूरे डिटेल्स नहीं आते तब तक बात करना बहुत मुश्किल है, और इसको कोर्ट में जाके ये कोर्ट में कितना टिक पाएगा या किस तरह के, ये बातें अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो we have to definitely wait for this particular period कि ये कब तक इसका पूरी तरह I want your personal opinion. आपका व्यक्तिगत विचार क्या है इस विषय में? देखिए, मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन, मैं बार बार कहता हूं कि रिजर्वेशन कभी ना कभी तो खत्म होना चाहिए। और अगले मैं अब आज की जो पोजीशन है, आज की तारीख में जो हमारे देश में जो वातावरण है जी, कि हम जब एक अच्छे सशक्त भारत की जब निर्माण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अगले आने वाले 2-3 पीढ़ियों को हमने खत्म कर दिया है, उनके विचारों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया है। जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, अब वो धर्म की बात करने लगे हैं, अब वो जात की बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये विजुअल्स जो है ना, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। मैं समझता हूं कि अगर जिनको रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन को खत्म करना है, तो जिनको रिजर्वेशन मिला है
वो क्यों दिया था? आपको सोशल और फाइनेंशियल बैलेंस करने के लिए, कि आपको जो आर्थिक और सामाजिक जो है समानता के लिए। अगर आईपीएस होता हूं, मैं आईएएस होता हूं, मैं कलेक्टर होता हूं, मैं आईएफएस होता हूं, मैं इंजीनियर होता हूं, मैं डॉक्टर होता हूं, तो जहां तक मैं समझता हूं मैं कैपेबल हूं, तो मेरे बच्चे को, मैं कैपेबल नहीं, मेरे बच्चे को मिलना नहीं चाहिए। ये रिजर्वेशन को खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा। और मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ जो लोग थे, तो उनका जो एक सोचने का तरीका तो अलग था, कि उनको एक सामाजिक और आर्थिक विषमता को खत्म करना था। लेकिन हमारे राजनेताओं ने जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया है, तो मैं समझता हूं कि हमारे भारत के संविधान को कहीं ना कहीं इससे खतरा होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इनके इंटेंशन है वो बहुत ही गलत है। तो इसका फायदा उठाकर अगर जाति जाति में और धर्म में अगर कुछ टकराव पैदा होते हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी दुख की बात होगी। हेमंत कामले जी, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं, और ये बात सबसे पहले राज ठाकरे साहब ने कही थी। He had said it in the first interview that I had with him, उनके घर पे ही जो इंटरव्यू था वहीं पर, और ये बात उन्होंने दोहराई भी थी 2-3 बार। उन्होंने ये कहा था कि यार देश आगे कैसे बढ़ेगा जब सब लोग अपने आप को बैकवर्ड प्रूफ करने की होड़ में लगे हैं। हर एक कोई ये कहता है कि मैं पिछड़ा हुआ हूं, तो देश को आगे कौन बढ़ाएगा? हेमंत कामले जी, ये बात तो सही है आपकी। देखिए, मैं वही कहता हूं ना कि आज से 70 साल पहले जो देश के हालात थे, जी वो अलग थे, that was different, yeah. तो 70 साल पहले हमारे देश के हालात जो थे और अब के हालात में बहुत सारे फर्क तो या बदलाव तो हो गए जी, लेकिन हमारे राजनेताओं के दिमाग में अब तक बदलाव नहीं आया। जो पार्टियां ट्रेडिशनली अभी तक सोचती है, जिनको कोई मतलब विजन नहीं है, वो पार्टी इसमें ही खेलती रहेगी इसी तरह के मुद्दे पर। राज ठाकरे साहब का विजन बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं तो समझता हूं कि सभी पार्टियों को मिलकर एक साथ बैठ के इस बात पे सोचना चाहिए, भाई हम रिजर्वेशन के अलावा किस तरह से इस समाज जो पिछड़े समाज है, अब पिछड़ा कौन नहीं होता है? क्या ब्राह्मण समाज का कोई गरीब नहीं होता, पिछड़ा नहीं होता है? या जो राजपूत हो या मराठा हो या क्षत्रिय हो, उनमें पिछड़ा नहीं होता है जी। तो बहुत सारे लोग पिछड़े होते हैं, तो उनको इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट करना है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट सबको करिए। जब तक जो पिछले डिबेट में मैंने बताया था आपको कि भाई हमारे यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिलियनियर्स के जो लिस्ट है उसमें हमें तीसरे पूरे वर्ल्ड में जी, और पर कैपिटा इनकम में हम है 197 कंट्रीज में 147। यस, तो रिजर्वेशन की तो बात चलेगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जब तक आर्थिक समानता नहीं देते ना, तब तक आपको कुछ नहीं, मतलब ये हासिल कुछ होने वाला नहीं है। हम बात करते रहेंगे, ये सभी राजनेताओं को इस बात को ठीक से समझ लेंगे, भाई आप ये धर्म और जाति के राजनीति से हमारे बच्चों को बाहर निकालिए, आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, प्रदीप जी। नहीं तो ये देश जी, मुझे नहीं पता कितने चल रहा है। हेमंत जी, शर्मिला ठाकरे जी बहुत एक्टिव हो गए पॉलिटिक्स में, स्पेशली मनसे के पॉलिटिक्स में। वसाई विरार के वाटर प्रॉब्लम के मोर्चा लीड करने से लेकर रिसेंटली नव उद्योग को प्रमोट करके वुमन एम्पावरमेंट में भागीदारी लेने के लिए, वुमन को आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, क्रिएट करने वाली बात हो। शी हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड, हेल्पिंग ऑर्गेनाइज दिस थिंग। और रिलीजियस, और एक दूसरी कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, जिस पर रिलीजियस राइट्स हो सकता है, द गवर्नमेंट हैज टू बी केयरफुल। तो ऑल दीज थिंग्स 1 2 3 हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, यू थिंक दैट विल एम्बोल्डन द एमएनएस पूरा और फर्दर स्ट्रेंथन करके आगे बढ़कर विचार और एक यू गेटिंग गाइडेड बाय पॉजिटिव फोर्स एंड एनर्जी, जिस प्रकार से देखते हो शर्मिला जी के इन्वॉल्वमेंट? नहीं, देखिए कैसे ना स्पॉन्टेनियस उनका रिस्पॉन्स होता है, वो पॉलिटिकली तो इन्वॉल्व में है, लेकिन जब भी पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट आता है तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स उनका होता है। अब जो आज उनका एक प्रोग्राम में गए थे, जो महाराष्ट्र पेट, मतलब यहाँ पर मराठी जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके वहां पर जो ये लगा है, एग्जीबिशन लगा था, उनमें वो बात कर रहे थे।
लेकिन वो बड़े राज ठाकरे साहब के तैसे ही एकदम जोरदार बात करते हैं। तो लेकिन उनकी पार्टी और पार्टी के गतिविधियों पर और महाराष्ट्र की गतिविधियों पर बहुत ही पैनी नजर होती है, और जब जब उनके पास ऐसे कोई सवाल प्राप्त जाते हैं तो जवाब तो उनका करारा होता है, आपने देखा है। दुरुस्त बात। Right, thank you so much, sir. All the very best to you, and hopefully one day we'll have a proper discussion on what should be done about the rivers of Mumbai, how we can turn them back into rivers from the sewers that they have become, sewer to river. I think नाले से नदी एक बार फिर हमें बनाना पड़ेगा, चारों की चारों हमारी नदियों को। उसके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। और सर हेमंत जी ने जो फिगर्स दिए थे करप्शन के रोड का, उन्होंने कहा पहले 1 किलोमीटर 3.4 करोड़ में बनता था, फिर आदित्य जी के टाइम पे 1 किलोमीटर 10 करोड़ में बनता था, अब एकनाथ शिंदे जी के वक्त पर करीबन 15 करोड़ में बनते हैं। इन्फ्लेशन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सर, दिस इज गवर्नमेंट इन्फ्लेशन, एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बिहार नाउ जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब तो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे मुख्यमंत्री, तो सर 3.4 करोड़ से 15 करोड़, आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग? सर 3.4 करोड़ से 15 करोड़ की क्या बात कर रहे हैं आप उधर देखिए ना, दिल्ली में द्वारका में फ्रॉम आई थिंक 18 करोड़ इट हैज गॉन अप टू 250 करोड़। सो आई डोंट थिंक दिस इज वेरी मच, ये तो बहुत कम है सर, क्या बात करते हो? देयर हेल ऑफ अ लॉट लेफ्ट सर। 18 करोड़ से 240 करोड़ पर किलोमीटर, दिस इज वंडरफुल। Right, thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Great pleasure talking to you, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम सर, जय सिया राम। Thank you. जय सिया राम। But I'm not sure what this draft is. You've read the draft, Pradeep ji. Perhaps I was not able to understand Marathi properly. But included all his requirements has been included in the draft, including cases, including education, including who are the relatives who is to be accommodated in that particular thing. Yeah, and it says specifically says other backward classes, अनुसूचित जातियों में उसमें इंक्लूड किया जाए, ये सब है, लेकिन I don't know how far it will stand in court. I'm not sure, and I don't know what Mr. Bhujbal is going to do. Let's ask Dr. Surena Malhotra.